कैसे एक गलती ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांड करवा दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च 1993 को बहरामपाड़ा जुग्गी का एक छोटा अपराधी गुल मोहम्मद शेख उर्फ गुल्लू नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सहार एयरपोर्ट और शिवसेना भवन समेत कई जगहों पर बम धमाके की साजिश हो रही है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। गुल्लू की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही टाइगर मेमन ने धमाकों की तारीख बदलकर पहले कर दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुंबई में भी भयानक हिंसा हुई, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोग मारे गए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में मुसलमानों और उनकी संपत्तियों पर भीषण हमले किए। इन्हीं दंगों में टाइगर मेमन का महिम स्थित दफ्तर जलाकर राख कर दिया गया। ये घटना उसके दिल में बदले की आग सुलगाने के लिए काफ़ी थी। इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई दुबई से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बरसों से भारत में तबाही मचाने का मौका ढूंढ रही थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने उसे यह अवसर दे दिया। ISI ने चाहा कि दाऊद इब्राहिम अपने नेटवर्क के जरिए, जो सोना चांदी की तस्करी के लिए भ्रष्ट पुलिस और कस्टम अधिकारियों पर निर्भर था, बम और हथियार भारत में घुसाए। दुबई में एक के बाद एक गुप्त बैठकें हुईं, जिनमें ISI के एजेंट दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन शामिल थे। इस हमले की योजना बनाने में दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम ने भी अहम भूमिका निभाई, खासकर RDX की भारत तक लैंडिंग कराने में। दाऊद फांसे उर्फ दाऊद टकला को रायगढ़ जिले के शेखाड़ी तट पर फरवरी 1993 में लगभग 3000 किलो RDX हथियार और गोला बारूद की लैंडिंग कराई। शरीफ अब्दुल गफूर पारकर उर्फ दादा भाई को RDX और हथियारों की लैंडिंग में मदद के लिए रायगढ़ के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भारी मात्रा में रिश्वत दी गई। 3000 किलो से अधिक RDX भारत में उतारा गया था। इसका केवल 10% ही बम बनाने में इस्तेमाल हुआ। बाकी स्कूटरों, कारों में छिपाकर और सूटकेस में रखकर बम तैयार किए गए। फिर आया वो दिन जिसने पूरे मुंबई को घुटनों पर ला दिया। वो काला दिन था, शुक्रवार 12 मार्च 1993। दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बेसमेंट में एक शक्तिशाली कार बम फटा। 28 मंजिला इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इस धमाके में अनुमानतः 50 लोग मारे गए। दोपहर 1:30 से 3:40 बजे के बीच कुल 12 बम मुंबई भर में फटे। ज़्यादातर बम कार बम थे, लेकिन कुछ स्कूटरों में भी थे। 3 होटलों, होटल सी रॉक, होटल जुहू सेंटोर और होटल एयरपोर्ट सेंटोर में बुक किए कमरों में सूटकेस बम छोड़े गए। बैंक, पासपोर्ट कार्यालय, एयर इंडिया बिल्डिंग और एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया। धमाकों के स्थान: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जवेरी बाजार, सेंचुरी बाजार, वर्ली, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल सी रॉक और अन्य होटल, पासपोर्ट कार्यालय, प्लाजा सिनेमा। इन हमलों में कुल 257 लोग मारे गए और 1400 से अधिक घायल हुए। धमाकों के ठीक बाद मुंबई पुलिस के DCP राकेश मारिया को दादर में RDX से भरा एक स्कूटर मिलने की सूचना मिली। उस स्कूटर की चाबी ने एक सुराग दिया। वह चाबी महिम पुलिस स्टेशन के पास अल हुसैनी बिल्डिंग के एक फ्लैट को खोलती थी। पड़ोसियों ने बताया कि यह फ्लैट मुश्ताक मेमन उर्फ टाइगर के नाम पर था और टाइगर 11 मार्च से ही गायब था। धमाकों से ठीक एक दिन पहले वह परिवार सहित देश छोड़ चुका था। राकेश मारिया ने 162 अधिकारियों की एक टीम बनाई, जिसने 79 शहरों और कस्बों में फैलकर 189 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कौन कौन शामिल था इस हमले में, जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था? मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। इस पूरे हमले के सूत्रधार था मुंबई के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जो D कंपनी नामक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन के सरगना था। दाऊद ने इन धमाकों के लिए भारी फंडिंग की और RDX हथियार व गोला बारूद की तस्करी की पूरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की। ऑपरेशनल मास्टरमाइंड इब्राहिम मुश्ताक उर्फ टाइगर मेमन। टाइगर मेमन एक चांदी का तस्कर था, जिसका दफ्तर दंगों में जला दिया गया था। वह इस षड्यंत्र का मुख्य संचालक बना। उसने 19 लोगों को चुना और उन्हें हथियार चलाने व बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। टाइगर का भाई, वित्तीय सहयोगी याकूब मेमन,
टाइगर के छोटे भाई याकूब ने सभी मुख्य आरोपियों के लिए दुबई और पाकिस्तान के हवाई टिकट बुक कराए। धमाकों की फंडिंग की जांच आईएसआई तक जा पहुंची। 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईएसआई को प्रशिक्षण देने और षड्यंत्र में भाग लेने वालों को सहयोग देने के लिए फटकार लगाई। जिसने हथियारों का बंदोबस्त किया वह था अब्बू सालेम। अब्बू सालेम को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। वह हथियार और विस्फोटक पहुंचाने के षड्यंत्र का हिस्सा था। और आखिर में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वह थी पाकिस्तान की आईएसआई। दाऊद ने अपना पूरा तस्करी नेटवर्क आईएसआई को सौंप दिया। उसके गैंग के सदस्यों को टाइगर मेमन की अगुवाई में दुबई से पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्हें आरडीएक्स विस्फोटकों का प्रशिक्षण दिया गया। जो लोग मारे गए, जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, क्या उन्हें न्याय मिला या नहीं? 2006 में टाड़ा की विशेष अदालत ने 129 में से 100 आरोपियों को दोषी ठहराया। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने 20 साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद याकूब मेमन की मृत्युदंड की सज़ा बरकरार रखी और 10 अन्य की सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी। याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को नागपुर सेंट्रल जेल में सुबह 6:35 बजे फांसी दे दी गई। फिरोज़ अब्दुल राशिद खान और ताहिर मर्चेंट को मृत्युदंड, जबकि अब्बू सालेम और करीमुल्लाह खान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 2 मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज भी गिरफ्तारी से बाहर हैं और उन पर कभी मुकदमा नहीं चला। इन धमाकों से डी कंपनी के भीतर भारी दरार पड़ गई। दाऊद के दाहिने हाथ छोटा राजन ने संगठन से नाता तोड़ लिया और अपने साथ हिंदू सदस्यों को लेकर एक अलग गिरोह बना लिया। इसके बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड सांप्रदायिक आधार पर 2 हिस्सों में बंट गया और उनके बीच गैंगवार में 100 से अधिक गुंडे मारे गए। 30 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन 12 मार्च 1993 के वो धमाके आज भी मुंबई के जख्मों में जिंदा हैं। 257 मासूम लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस केस में कई दोषियों को सज़ा मिली, कुछ को फांसी, कुछ को आजीवन कारावास। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उन परिवारों को कभी पूरा न्याय मिल पाया जिन्होंने उस दिन अपने अपनों को खो दिया था? मुंबई फिर खड़ी हुई, लेकिन उस दर्द की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।